बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 2 और ट्रांसलेशन एंड सिनोनिम पार्ट 1। इसमें हम उसी तरीके से जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर अप किया था, इसी तरह इसमें हम तशरी और इसके अल्फाज व मानी वो हम देखेंगे इसके अंदर, यानी इसके ट्रांसलेशंस वगैरह को हम देखते हैं, इसके सिनोनिम्स वगैरह को देखेंगे हम, जो कि उर्दू इंग्लिश दोनों के साथ जो है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप देख चुके कि जो चैप्टर 1 था उसके अंदर जो है ओवरऑल उसने एक जो चिप्स की रिटायरमेंट लाइफ हो चुकी है उससे उसने जो है वो चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर जो जो चैप्टर नंबर 2 है इसको हम देखें तो दो पार्ट्स बनते हैं इसके अंदर। अब वो दो पार्ट्स किस किस तरीके से हैं, एक पार्ट के अंदर वो बात करेगा ओवरऑल स्कूल के बारे में जिसका नाम ब्रूकफील्ड है जहाँ चिप्स पढ़ा रहा है, और दूसरा पार्ट चिप्स के बारे में है जो कि उसकी ऑलमोस्ट उसने बड़ा शॉर्ट ब्रीफ तरीके से उसके पूरे स्पैन ऑफ टाइम जो उसका गुजरा ब्रूकफील्ड के अंदर उसको उसने बड़ा जल्दी से उसके क्विकली से उसने उसको जो है वो सम अप कर दिया है कि कब वो आया, फिर उसके बाद वो 40 की एज में क्या था, 50 की एज में क्या था, 60 की एज में क्या था, 65 की एज के अंदर क्या हुआ। तो ये वो सारी जो चीज़ है ना वो यहाँ पर ओवरऑल बात करता है। तो ये पूरा जो चैप्टर है यानी आप समझ लें कि चिप्स का जो ब्रूकफील्ड में टेन्योर था, ड्यूरेशंस थी, उसके बारे में उसने बात की है और ओवरऑल उसने ब्रूकफील्ड के बारे में बताया कि इनफैक्ट वो किस तरह का स्कूल था। तो आइए हम चैप्टर्स पर चलते हैं और इसको कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की। तो ये हमारे पास स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं वो बात कर रहा है अक्रॉस द रोड बिहाइंड अ रैम्पार्ट ऑफ एंशंट एल्म्स ले ब्रूकफील्ड। अक्रॉस द रोड, रोड के पार, बिहाइंड अ रैम्पार्ट ऑफ एंशंट एल्म्स। अब ये देखो यहाँ से ना यानी अक्रॉस द रोड, रोड के पार, बिहाइंड अ पीछे, यहाँ तक बात समझ लग जाती होगी। अक्रॉस द रोड यानी रोड के पार, बिहाइंड पीछे। अब ये यहाँ से आ रैम्पार्ट ऑफ एंशंट एल्म्स, ये एक ही आपने एक फ्रेज इसको समझना है तभी ये बात समझ आएगी, अलग अलग वर्ड्स नहीं है। अक्रॉस द रोड, रोड के पार, बिहाइंड आ रैम्पार्ट ऑफ एंशंट एल्म्स। यानी रैम्पार्ट का लफ्सी मतलब क्या है? रैम्पार्ट का लफ्सी मतलब होता है दीवार। आप कॉमनली आप समझ लीजिए यानी एक दीवार थी, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई दीवार नहीं है। ये वो जस्ट अपने एक कनोटेशंस के अंदर एक लफ्ज़ को वो यूज़ कर रहा है, यानी इस्तिलाही मानों में ले रहा है। एक्चुअल में कोई दीवार नहीं है, लेकिन उसने एक दीवार के तौर पर शो किया। किसको? एंशंट एल्म्स, पुराने, एंशंट कहते हैं पुराने, एल्म्स कहते हैं दरख्तों को। एल्म्स यानी ये एल्म्स क्या है? ये दरख्त ही की एक किस्म है। ले ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड वाक़या है। मतलब क्या है कि रोड के पार जो पुराने एल्म्स के दरख्त हैं उनके झुंड के पीछे ब्रूकफील्ड वाक़या है। हम इसको इसी तरह कहेंगे, इसको हम झुंड या झुरमुट ही कहेंगे, यानी दरख्तों का झुंड है उसके गिर्द गिर्द। अब वो कहना क्या चाहता है कि रोड जैसे ही पार करें। अब वो रोड कौन सा है? क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर चिप्स जो है वो रह रहा है मिसेस विकेट्स के यहाँ, वो बिल्कुल दरमियान में एक रोड है, एक तरफ मिसेस विकेट्स है और एक तरफ स्कूल है। तो कहता है कि जैसे ही हम रोड जो है वो क्रॉस करें तो दूसरी तरफ जो है वो पुराने एल्म्स के दरख्त जो हैं उसका जो एक रैम्पार्ट बनता है। रैम्पार्ट वैसे तो दीवार को कहते हैं, लेकिन वो दरख्तों का यानी एक झुंड है, एक प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती है, उसके अंदर जो है ब्रूकफील्ड वाक़या है। ले का मतलब वाक़या है, ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड वाक़या है। यहाँ तक बात समझ लगी होगी। अब इन थोड़े दोनों लफ्ज़ों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो रैम्पार्ट होता है असल में जो पुराने किले होते थे उसके गिर्द जो हिफाजती दीवार बनाई जाती थी उस दीवार को रैम्पार्ट कहा जाता था। बाज़ दफ़ा इसको लोग जो हैं वो मट्टी की जो दीवार बनाई जाती है उसको भी रैम्पार्ट का लफ्ज़ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसका मीनिंग आप याद रखिएगा कि इसका मीनिंग जो है वो दीवार है, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पर इसका मुराद जो है वो दीवार नहीं है, क्योंकि इट्स अ रैम्पार्ट ऑफ एंशंट एल्म्स, पुराने दरख्तों की दीवार। अब वो पुराने दरख्तों की दीवार क्या मतलब? झुंड झरमुट कि यानी वो सारे बहुत सारे दरख्त मिल गए तो वो एक ऐसे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती थी और उसके दरमियान में ब्रूकफील्ड वाक़या था। तो रैम्पार्ट आपको जो है वो यहाँ पे समझ लग गया होगा। तो उसके बाद है ब्रूकफील्ड जो था वो वाक़या था, और एल्म्स जो है ये आप बस इतना इसको समझ लीजिए कि इट्स अ काइंड ऑफ ट्री। वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट एनी मोर बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द बॉटनी, कि हम उसको जो है वो देखें कि अब ये एल्म क्या होता है, कौन सी किस्म बनती है, क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ ट्री। हाँ, इसके बारे में इतना कुछ कहा जाता है कि ये तकरीबन 100 फुट या 100 फुट से ऊपर के दरख्त होते हैं और काफ़ी घने दरख्त होते हैं।
यानी ये अपनी लेंथ और चौड़ाई विड्थ के अंदर काफ़ी यानी ज़्यादा होते हैं, यानी बड़े दरख्त हैं ये। तो इट्स अ काइंड ऑफ द ट्री। तो सेंटेंस समझ लग गया होगा, यानी रोड के पार पुराने जो एल्म दरख्त हैं, एल्म के जो ट्रीज हैं, उसके झुंड के पीछे जो है वो ब्रूकफील्ड वाक़या है। और वो कहता है रसेट। रसेट ये सुर्खी माइल जो रंग होता है, कलर है, उसको कहते हैं रसेट, यानी चॉकलेट कलर या कॉफ़ी कलर या सुर्खी माइल कलर। रसेट सुर्खी माइल नजर आता है अंडर इट्स अ ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर। अंडर इट्स ऑटम, ऑटम यानी मौसम खिजा, मेंटल ऑफ क्रीपर। मेंटल कहते हैं MENTL मेंटल जो है, मेंटल कहते हैं किसी चीज का जो गिलाफ होता है, और क्रीपर कहते हैं बेल। वो होती है ना, जैसे आईवी बेल होती है या जैसे अंगूर होती है उसकी एक बेल होती है, तो वो बेल को कहते हैं क्रीपर, जो दीवार पर चढ़ जाती है ऐसी। आपने अक्सर देखा होगा घरों के साथ साथ एक बेल लगाई जाती है, पूरे उसने पूरे घर को ऐसे कवर किया होता है, तो ऑब्वियसली उससे फिर वो एक जो कलर बनता है वो कहता है रसेट बनता है। तो रसेट अंडर इट्स ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर, यानी सुर्खी माइल नजर आता है। कौन सुर्खी माइल नजर आता है? ब्रूकफील्ड। यानी ब्रूकफील्ड जो है वो सुर्खी माइल नजर आता है अंडर इट्स ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर, यानी बेल, मौसम खिजां की बेल के गिलाफ के नीचे सुर्खी माइल नजर आता है। ये उसने बात कर दी कि स्कूल के पार है, दरख्तों के पीछे है और उसके ऊपर एक बेल सी चढ़ी हुई है। ये उसने एक नक्शा सा बयान कर दिया है। तो इफ somebody ask you a question about the structure of the and the appearance of the Brookfield, then you have to write that particular answer in your own words. तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग्स, ये एक ग्रुप है 18वीं सदी की जो इमारतें थी या बिल्डिंग्स थी उसका एक ग्रुप नजर आता है। यानी बहुत सारी इमारतों का ये एक ग्रुप है। जैसे आपको होता है ना, एक स्कूल होता है तो उसके अंदर सेक्शंस बने होते हैं कि ये फलां सेक्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स का एक ग्रुप है सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रेंगल, जो कि एक क्वाड्रेंगल पर मरकज बनाए हुए। क्वाड्रेंगल होता है यानी जिसके चार जो है वो पार्ट्स होते हैं, या आप चार हिस्से कह लें, या हम उनको कह सकते हैं कि चार एंगल्स जिनके बनते हैं। फोर साइडेड, जो फोर साइडेड होता है उसे कहते हैं क्वाड्रेंगल। क्वाड चार को कहते हैं। तो इसको आप समझने के लिए, जैसे आपके सामने ये स्लाइड है तो इसको आप समझ लीजिए। जैसे अब ये क्वाड्रेंगल है, ये यहाँ से लेकर आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो आपको नजर आ रही है, क्वाड्रेंगल फॉर्म के अंदर है। अब बिल्कुल इसी को आप समझ लीजिए कि दरमियान में एक ग्राउंड है जो कि खाली है, और इस तरफ जो है ऊपर ये भी बिल्डिंग है इस तरफ, और ये जो इस तरफ नीचे की तरफ आए तो इस तरफ भी बिल्डिंग्स हैं, और इस तरफ अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं इस तरफ भी बिल्डिंग है, और इस तरफ अगर हम जाएं तो ये भी। तो यानी चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, दरमियान में जो है वो एक ग्राउंड है। इसको वो कहता है कि क्वाड्रेंगल शेप में था। तो एक तो आपको ये पता चला कि जो ब्रूकफील्ड था वो क्वाड्रेंगल शेप के अंदर था, और उसके बाद वो रसेट नज़र आता था, और जो थे एल्म ट्रीज थे उसके पीछे ब्रूकफील्ड वाक़या था, और रोड के दूसरी तरफ था, यानी जहां वो चिप्स रह रहा था उसके रोड के पार था। ये उसने ओवरऑल इसका नक्शा, उसका महल वकू टाइप उसने यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ तक समझ लगी होगी आपको। तो उसके बाद जो वो बात करता है, कहता है कि एंड देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, और इसके पीछे एकर्स पर फैला हुआ खेलों का मैदान था। एकड़ का मतलब है कि यानी आप यूं समझ लीजिए, जैसे होता है ना, मरला होता है, फिर कनाल होती है, फिर कनाल से फिर एकड़ होता है, 25 एकड़ का फिर आगे मुरब्बा होता है। तो ये जो आप समझ लीजिए कि हम ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में ना भी जाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर यानी फैला हुआ एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी था। यानी एक तरफ स्कूल था और उसके साथ पीछे ग्राउंड भी था, यानी एक बड़े लेवल का, एक एरिया वाइज एक बड़े लेवल का ये स्कूल था। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज। डिपेंडेंट का मतलब होता है मतहत, यानी इसके नीचे। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके मुल्हिका या इसके साथ एक छोटा सा गांव भी था, जिस गांव को ऑब्वियसली इनफैक्ट वो ब्रूकफील्ड विलेज ही कहता है। एन ओपन फैन कंट्री, कंट्री वैसे तो मुल्क को कहते हैं, यहाँ पे इलाका मुराद होगा। ओपन फैन का मतलब खुला, और फैन का मतलब दलदली। दलदली यानी मार्शी इलाका, जैसे फैन लैंड कहते हैं। और एक खुला दलदली इलाका था। दलदली यानी वेट लैंड, जहाँ पर वो पानी सा जमा हो जाता है और थोड़ा गहरा सा होता है, उसको स्वाम्प एरिया जो असल में होता है उसको हम कहते हैं फैन। तो ये उसने बात यहाँ तक कर दी। इसका टेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है, आगे चीज़ें आसान है तो जल्दी से हो जाएंगी। तो आपको ये बात समझ लगी होगी यहाँ पे।
ब्रूकफील्ड एज वेदरबी हैड सेड, ब्रूकफील्ड जैसा कि वेदरबी ने कहा था, वॉज एन ओल्ड फाउंडेशन एस्टैब्लिश इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ, कि वेदरबी जो था वो प्रिंसिपल था जिसने मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू किया था। तो वो कहता है कि ब्रूकफील्ड, जैसा कि वेदरबी ने बताया था या वेदरबी ने कहा था कि ये एक पुराना तालीमी इदारा है, फाउंडेशन तालीमी इदारा, ओल्ड फाउंडेशन यानी पुराना तालीमी इदारा है, एस्टैब्लिश जिसको कायम किया गया था इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ। रेन, एक ये जो रेन है REIGN रेन, इस रेन का मतलब होता है अहद हुकूमत, यानी एक ड्यूरेशन ऑफ द रूल, जो वो हुकूमत करता रहा कोई पर्सन या जो भी क्वीन थी, तो उसका जो वो ड्यूरेशन था उसको कहते हैं रेन। सो रेन ऑफ द एलिजाबेथ। अब ये जो एलिजाबेथ है ये एलिजाबेथ 1 है। अभी जो एलिजाबेथ अभी जो इंग्लैंड की क्वीन है उनको कहते हैं एलिजाबेथ 2, जो कि अराउंड कोई 94 ईयर्स से ऊपर है, और जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक तो वो जिंदा है, और फिलहाल वो हैं। तो ये जो पहले थी ये एलिजाबेथ 1 थी, इनको कहा जाता है एलिजाबेथ 1। अभी जो है ये एलिजाबेथ 2 है। तो वो कहता है कि इसको एलिजाबेथ के दौर में जो था इसको एस्टेब्लिश किया गया, ब्रूकफील्ड को बनाया गया। अब ये एलिजाबेथ का दौर कौन सा बनता है उसके बारे में हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये जो मलका बरतानिया थी एलिजाबेथ, ये 1558 में 1558 में ये मलका बनी और 1603 के अंदर इनकी डेथ हो गई। तो ये इनका यानी 1558 से 1603 का जो ड्यूरेशन है इसको इनका रेन ऑफ द एलिजाबेथ कहा जाता है। तो इसके दौरे हुकूमत के अंदर इसको जो है स्कूल को बनाया गया एज अ ग्रामर स्कूल, एक ग्रामर स्कूल के तौर पर। ठीक है, ग्रामर स्कूल मीन द स्कूल ऑफ द लैंग्वेज एंड द लिटरेचर, यानी पुराने जब जो 16वीं सदी के जो स्कूल बनाए जाते थे उस दौर में, उस वक्त जो ग्रामर स्कूल होते, आज के ग्रामर स्कूल डिफरेंट है, आज कुछ और लैंग्वेजेस भी ऐड हो गई हैं, तो लैंग्वेज का जो स्कूल होता है उसे ग्रामर स्कूल कहते हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। उस वक्त की जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी वो लैटिन और ग्रीक्स पढ़ाई जाती थी, तो इसलिए ग्रामर स्कूल से क्या मुराद है, यानी द स्कूल ऑफ द लैटिन एंड ग्रीक्स वेयर द स्कूल ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर वेयर द लैटिन एंड ग्रीक्स वर टॉट, जहां पर लैटिन और ग्रीक्स पढ़ाई जाती थी। इनफैक्ट वो यहां पर ये कहना चाहता है कि ग्रामर स्कूल के तौर पर इसको जो था वो एलिजाबेथ के दौर के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया। इट माइट ये हो सकता था, इट माइट हो सकता था विद बेटर लक, एक अच्छी किस्मत के साथ, हैव बिकम एज फेमस एज हैरो, इतना मशहूर हो सकता था जितना कि हैरो स्कूल था। अब हैरो पब्लिक स्कूल ये एक रियल स्कूल है इंग्लैंड के अंदर। जो ब्रूकफील्ड है ये तो एक आप समझ लें कि उसने फिक्टिशियस स्कूल बनाया है ना, यानी एक फर्जी किरदार के तौर पर उसने जो है इस चीज़ को लिया हुआ है स्कूल को, लेकिन हैरो स्कूल रियल में स्कूल है। और ये जो हैरो स्कूल है ये 1572 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ और अभी तक ये जो है वो चल रहा है, और ये एक वाकई बहुत ज़्यादा मशहूर स्कूल है। और दूसरी बात ये है कि इसने बहुत सारे हिस्ट्री मेकिंग मैन इसने जो है वो पैदा किए हैं हैरो स्कूल ने। और इवन हमारी जो बुक 2 है उसके अंदर जो पहला हीरो है वो अगर आप देखें तो वो यही है, फर्स्ट ईयर एट हैरो के नाम से। उसमें जो इसका राइटर है विंस्टन चर्चिल, जिसको हम सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं, तो वो जो था वो प्राइम मिनिस्टर था यूके का, वो इसी स्कूल से पढ़ा था। तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि इट माइट ये हो सकता था, ब्रूकफील्ड के बारे में बात कर रहा है कि इट माइट ये हो सकता था विद बेटर लक, कि अगर अच्छी किस्मत होती तो ये भी हो सकता था, हैव बिकम एज फेमस एज हैरो, यानी जितना हैरो मशहूर था ये उतना मशहूर हो सकता था। इट्स लक हाउ एवर हैड बीन नॉट सो गुड, लेकिन इसकी किस्मत कुछ अच्छी न रही। किसकी किस्मत? ब्रूकफील्ड की किस्मत अच्छी न रही। द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, ये उतार चढ़ाव का शिकार रहा। डिविंडल का मतलब होता है जवाल पजीर होना, डिक्लाइन करना, नीचे की तरफ जाना, डिमिनिश करना। डिविंडलिंग ऑलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस एट वन टाइम, कि एक वक्त ऐसा आता कि जब ये इतना जवाल पजीर हो जाता, डिविंडलिंग ऑलमोस्ट इतना जवाल पजीर हो जाता टू नॉन एग्जिस्टेंस, कि जैसे इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। बिकमिंग ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अनदर, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता, यानी एक टाइम ऐसा आता कि फिर ये दोबारा से मशहूर हो जाता। तो ये आपको स्लाइड जो है वो यहाँ तक इसकी जो है वो समझ लगी होगी। तो अब हम चलते हैं जी इसके प्रॉबेबली आगे इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, इसको हम देख लीजिए। ये वही है जो हमने ऊपर पढ़े हैं। रैम्पार्ट, जिसका अगर सिनोनिम अगर आपको पेपर में आता है तो इसका मतलब वॉल, स्टोन वॉल कह दे, वॉल कह दे, मड वॉल कह दे, खाली वॉल कह दे, तो ये इसका सिनोनिम रहेगा। इसको हम एम्बैंकमेंट भी कह सकते हैं, एम्बैंकमेंट।
या अर्थ वर्क यानी मट्टी की जो दीवार होती है उसको हम कह सकते हैं, या मट्टी का जो बंद होता है उसको हम कह सकते हैं। तो उर्दू में इसका जो मीनिंग बनेगा वो दीवार या मट्टी का बंद, हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तो रैम्पार्ट मतलब दीवार, लेकिन अगर हम उसको ऊपर सेंटेंस में पढ़ें तो जो यहाँ पर वो कह रहा है तो यहाँ दीवार नहीं है, ये असल में रैम्पार्ट ऑफ एंशंट एल्म्स। ठीक है, तो रैम्पार्ट ऑफ एंशंट एल्म्स यानी कदीम जो एल्म के दरख्त थे उसका एक वो दीवार सी बनी हुई थी, प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई थी। इनफैक्ट एक्चुअली यहाँ पर दीवार मतलब नहीं है। तो एक तो चीज़ ये आपने देख लेनी है। रसेट, रसेट इट्स अ काइंड ऑफ अ कलर विच एक्चुअली वाज अपीयरिंग ड्यू टू द क्रीपर which was even protecting, or it was covering the whole building, so that was the color. And what kind of color it is? The coffee color or a chocolate color, reddish brown, सुर्खी माइल। तो सुर्खी माइल इसका आप उर्दू में देख सकते हो। मेंटल, MENTAL, मेंटल, मेंटल का मतलब होता है गिलाफ, वेल, जैसे वो निकाब होता है वेल, तो ये हो सकता है। क्लॉक जो चूहा पहना जाता है उसको कहते हैं, वो भी कवर होता है। ब्लैंकेट या कवर या लेयर या शॉल, तो ये इसके गिलाफ इसका मीनिंग हो सकता है। तो ये मेंटल किस चीज़ का था? मेंटल ऑफ द क्रीपर, मेंटल ऑफ क्रीपर। तो वंस यू आर जस्ट रीडिंग द वर्ड, यू जस्ट ट्राई टू मेक इट अ कनेक्शन विद द अदर वर्ड्स एंड ट्राई टू मेक इट अ सेंटेंस whatever you are just reading from the text. So try to make your own sentence, and even you have to use that those particular words in your own languages and in your own sentences even. That would definitely would give you a better sense, and you would probably be able to understand the English more precisely and more quickly. तो creeper is a climbing plant, climber, ivy, vine, बेल या ऊपर चढ़ती हुई। ठीक है, तो एक जो बेल होती है, जैसे अंगूर की बेल हो गई, जैसे कि यहाँ पे वाइन लिखा हुआ है, तो वाइन से मुराद यानी अंगूर की बेल, या आईवी वो भी एक बेल होती है, छोटे पत्तों वाली, आपने देखी होगी इसका, तो वो भी एक बेल है। तो क्लाइंबिंग प्लांट इसका ज़्यादा जो है वो करीब तरीन इसका बनेगा। तो अब ये देखें, जैसे एक सिनोनिम्स लिखे जाते हैं, तो उसमें सिनोनिम्स लिखते वक्त उसमें ये होता है कि जो वर्ड होता है ना, जैसे ये सारे ही आ जाते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा आपने देखना है कि ज़्यादा करीब कौन सा है। जैसे वाइन है तो अंगूर की बेल है, आईवी वो भी एक तरह की बेल है, लेकिन अगर क्लाइंबिंग प्लांट आता है तो ये ज़्यादा उसके करीब होगा, तो ये बेटर ऑप्शन होगी इसके लिए। तो सिनोनिम्स का जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि एक जो पर्टिकुलर हम जो चीज़ कर रहे हैं वो एग्जैक्ट उसका मीनिंग हो, लेकिन करीब तरीन हम देखते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फैन, तो फैन कहते हैं फैनलैंड को, मार्शी मार्शलैंड या मार्शी इलाका, वेटलैंड या स्वाम्प, दलदल। तो स्वाम्प का लफ्ज़ मतलब फंसना, दलदल भी होता है किसी चीज़ में फंस जाना। तो जैसे वो कोई पर्सन है तो वो कहता है ना कि वुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क, तो आगे से बंदा कोई उसको आंसर कर सकता है कि नो, आई हैव नो टाइम, आई एम कम्प्लीटली स्वाम्प्ड इन माई वर्क। तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मुकम्मल तौर पर अपने काम में फंसा हुआ हूँ। तो स्वाम्प का मतलब होता है फंस जाना या दलदल में आ जाना। सो स्वाम्प मीन के दलदल या फैन, एक मीनिंग इसके अंदर वो आ जाएगा। तो ये यहाँ तक लगी हुई समझ। और उसके बाद जो है वो नीचे डिविंडलिंग, डिविंडलिंग मीन डिक्लाइन, वैनिश, डाई आउट, जवाल पजीर होना, डिविंडलिंग। ठीक है, तो वो डिविंडलिंग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो अपने स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस का मतलब वेल नोन, रिकग्नाइज, फेमस, प्रोमिनेंट, मशहूर होना, इलस्ट्रियस। जो अब ये दोनों वर्ड जैसे ही आप पढ़ो डिविंडलिंग एंड इलस्ट्रियस, तो आपके फॉरन माइंड में आ जाना चाहिए कि यस ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट द स्कूल, दैट्स ब्रूकफील्ड, कि वन टाइम डिविंडलिंग है एंड द सेकेंड टाइम मोर इलस्ट्रियस, इवन मोस्ट इलस्ट्रियस। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ सेंस आपको माइंड के अंदर आए कि हाँ यार ये लफ्ज़ जो है वो वहाँ पढ़ा है, उस सेंटेंस के साथ ये वहाँ पढ़ा है। दिस इज़ द पैटर्न दैट हाउ यू हैव टू स्टडी सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और ये खाली इंग्लिश के साथ नहीं, आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो तो उसके अंदर सेम ही तरीकाकार होता है। तो कि अगर आप वर्ड पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में सेंटेंस आए, और सेंटेंस आए तो आपके माइंड में वर्ड आए, उसका मीनिंग आए, तो ऑब्वियसली चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और दूसरी टेक्निक ये होती है जो मैंने पिछली भी शायद वीडियो में बताया था कि वंस यू आर जस्ट लर्निंग द वोकैबुलरी, आप इसको ऐसे करो कि इस वर्ड को आप जो है वो पढ़ो, इसका आप उर्दू देखो और फिर आप उर्दू बोलो और इसकी आप इंग्लिश को यानी रिकॉल करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ मशहूर होना, तो उसका मतलब फेमस भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आप याद करने की कोशिश करो कि यहाँ पर टेक्स्ट में मशहूर होने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आप जैसे ही मशहूर होना तो आपके माइंड में आना चाहिए इलस्ट्रियस। इससे क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस होता है ना,
एक यानी ए से बी पॉइंट, बी से ए पॉइंट, तो दोनों साइड क्लियर हो जाएंगी। उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, तो वो ज़रा सही तौर पर माइंड में चीज़ बैठ जाती है। तो ये है इसका तरीका। चीज़ आगे है लेकिन वीडियो चूंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आई विश कि इसको यहीं पे एंड कर दिया जाए और अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसको ऐड करते हैं। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप फिर डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए हम इसको मजीद इंप्रूव कैसे करें। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप क्लिक कर लीजिए सो दैट कि जो वीडियो आए आपके पास वो उसका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आपके पास पहुंचता रहे इन टाइम। तो थैंक यू वेरी मच।